नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक चैट पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरएससीआईटी का 7 मई 2023 का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरएससीआईटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके आरएससीआईटी के यहाँ पर चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले रखी है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सारी क्लास अटेम्प्ट करते हो तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसमें 35 में से आपके 35 क्वेश्चन तक बिल्कुल करेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको बिना ऑप्शन चेंज किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों जब आप उनको देखोगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है, मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। बात करें यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जैसे अगर आप अपने मोबाइल जो अभी यूज़ करोगे वो 99% के इसके अंदर आपका एक एंड्रॉइड मोबाइल होगा। एंड दोस्तों आप एंड्रॉइड इसलिए बोल रहे हो इसको क्योंकि आपके जो मोबाइल है उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार जो आईफोन वाले होते हैं उनके जो मोबाइल होता है उसके अंदर iOS जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार से ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नोवेट नोगेट जो है वो आपका नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको पता होगा कि एंड्रॉइड आपको मोबाइल में आता है। उसके हम बात करें विंडोज फोन ओएस भी होता है, उसके अंदर एप्पल iOS होता है। विंडोज गूगल प्ले स्टोर जो होता है, जैसे कि आपको पता होगा गूगल प्ले स्टोर से आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हो, ये आपके किसी भी प्रकार से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन दिख रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है और उन सेल्स की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा नंबर है, उनके जानने के लिए आपको कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना पड़ेगा। यानी कि आपके पास क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट की यानी कि आपके पास एक्सेल की एक वर्कशीट है, इसके अंदर क्या है बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों आपको इसमें ये जानना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनके 40 से ज़्यादा नंबर आए। तो दोस्तों अगर आप उसको जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर काउंट इफ का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। इसकी ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जिसके अंदर कोई आपको फॉर्मूला तो सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि किस प्रकार आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर चार्ट ला सकते हो। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है डिलीट डेट, उसके अंदर सेलेक्ट चार्ट। तो दोस्तों ये किसी प्रकार से ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ऊपर अगर आपने देखा होगा कि होम डिजाइन इंसर्ट वगैरह का टैब होता है, तो दोस्तों वहाँ से आप नया जो चार्ट है वो इंसर्ट करा सकते हो। बात करें यहाँ पर इंसर्ट चार्ट शो, तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि इंसर्ट चार्ट आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों इससे पहले वाली स्टेप इसके अंदर नहीं है। इसके बाद में अगला दिया आपको सेलेक्ट डाटा, उसके अंदर दिया इंसर्ट टैब, उसके अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट चार्ट करना पड़ेगा। इनके ऑप्शन जो सी है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन डी के अंदर दिया है कॉपी डाटा। तो दोस्तों किसी प्रकार से आपका कॉपी डाटा आपका किसी प्रकार से चार्ट से संबंधित नहीं होता है। इनका ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन का चेक करने के लिए एक फीचर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आप मान लो अभी 5वीं स्लाइड के अंदर हो एंड दोस्तों आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पहली स्लाइड से चालू हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की दबानी पड़ेगी। ध्यान रखना F5 की जो है आपको यहाँ पर दबानी पड़ेगी। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो उस स्लाइड से चालू हो जहाँ पर आप प्रेजेंट के अंदर हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ता है। ध्यान रखना शिफ्ट प्लस F5 जो है आपको यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, तब आप जो प्रेजेंट स्लाइड के अंदर जैसे 5वीं स्लाइड पर चौथी स्लाइड पर केवल उसका प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया 1 क्लिक का, उसके अंदर दिया उसके अंदर दिया आपको प्रीव्यू का, उसके अंदर दिया स्लाइड शो का, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर सेव का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा था कि अगर आपने कोई जैसे कि नई स्लाइड बनाई तो दोस्तों आप उसको चेक करना चाहते हो कि कैसा वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वो जो दिखाई दे रहा है यानी कि उसको आप जो चेक करते हो उसको बोले जाते हैं इंग्लिश के अंदर प्रीव्यू। यानी कि ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए, यानी कि अगर आप अपने एक प्रेजेंटेशन है अगर उसके अंदर साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो, तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप दिया आपको यहाँ पर स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद में स्लाइड शो करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इंसर्ट के बाद में मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड की जो फाइल होती है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप ऑडियो चाहते हो उस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो भी फाइल होंगी वो खुल जाएंगी, उसमें से जो भी जिस भी फाइल का यानी कि जो जिस भी प्रकार का आप साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो वहाँ से आप अपनी फाइल चूज करके उसमें डाल सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बात करें अगले जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा, जिन्होंने भी आज तक रेल की यानी कि जो ट्रेन की अगर टिकट बुक की होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर आपको एक PNR नंबर मिलता है। तो दोस्तों इस PNR नंबर के थ्रू आप जो है ट्रेन की वर्तमान स्थिति यानी कौन से स्टेशन पर है एंड दोस्तों आपको कितना जो टाइमिंग है यानी कि कितनी वो लेट चल रही है या फिर कितनी जल्दी चल रही है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर चेक कर सकते हो। यानी कि बात करें यहाँ पर PNR की फुल फॉर्म जो होती है मैं आपको बता देता हूँ, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है इसके फुल फॉर्म होती है। दोस्तों बात करें ऑप्शन जो सी है दोस्तों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अमान्य ईमेल एड्रेस होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमान्य ईमेल एड्रेस वो होता है जिसके तो अमान्य ईमेल एड्रेस के अंदर हमेशा @ आता है। दोस्तों @ के पहले कभी भी जो होता है वो बैक स्पेस नहीं आता है। दोस्तों @ के बाद में हमेशा gmail.com आता है। ईमेल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ईमेल के अंदर हमेशा gmail.com आता है। @ के पहले कभी भी बैक स्पेस नहीं आता है, यानी कि इसमें स्पेस नहीं आता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, और दोस्तों डॉट भी इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बात करें यहाँ पर तो पहला जो होता है वो गलत होगा, क्योंकि हमेशा ईमेल के अंदर क्या होता है yahoo.com होता है, yahoo.com नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर डॉट आपके पहला आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बात करें अगला जो ऑप्शन दिया है वो उसका करेक्ट है। बात करें यहाँ पर अगला जो दिया है उसके अंदर दिया है आपको .government.in। तो दोस्तों वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, ना कि आपकी कोई ईमेल एड्रेस होता है। बात करें अगले जो ऑप्शन दिया है वो भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर .com दे रखा है। यानी कि बात करें ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल होता है। तो दोस्तों जिन्होंने भी पहले वाली क्लास से हुई, मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैंने उनमें भी बोला था और इस वाली क्लास के अंदर भी बोल रहा हूँ, जब भी आपको वोटर का नाम मिल जाए आपको यहाँ पर आंख बंद करके NVSP जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखे उस पर टिक करके आना है, वो हमेशा सही रहेगा। NVSP पे ही आपका जितना भी वोट से रिलेटेड काम होता है वो सारा इसी वेबसाइट पे होता है। NVSP की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। एंड दोस्तों इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 2015 के अंदर हुई थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था और अभी मैंने आपको बता दिया। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप किसका इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जब आप करोगे तो दोस्तों आप वहाँ पर जो होता है अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका जो पेज है, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई भी जो जैसे कोई भी आपके पैराग्राफ है, कोई भी वर्ड है, अगर वो आप चाहते हो बिल्कुल राइट से स्टार्ट हो या बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो या बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो, तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। तो दोस्तों पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ये सब कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें यहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, आप हमें कमेंट में बताओ। मैंने आपको बहुत बार बताई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइबर थ्रेट वो होता है जो आपके कंप्यूटर से डेटा लेता है और किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी कि किसी भी और जो कंप्यूटर वाला होता है उसको क्या कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है। वो आपकी क्या कहलाता है, साइबर हमला कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, साइबर हमला कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया मालवेयर, बिल्कुल होता है। बात करें फिशिंग अटैक, ये भी होता है। उसका दिया आपको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, बिल्कुल ये भी होता है। बात करें ऑप्शन डी, यहाँ पर दिया आपको राजस्थान का एसएसओ। तो दोस्तों राजस्थान का एसएसओ जो होता है किसी प्रकार का आपका साइबर थ्रेट नहीं होता, साइबर खतरा नहीं होता है। एसएसओ के थ्रू आप किसी भी राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी आपकी योजना वर्तमान में कार्यरत है दोस्तों, जिनके आप पात्र हो यानी कि जिनमें आप लाभान्वित हो सकते हो, उनके बारे में आपको पता चलता है। एसएसओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, मैं वापस बता देता हूँ, सिंगल साइन ऑन इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा RSAT का कंटेंट है दोस्तों, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारी क्लास ले जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 35 के 35 क्वेश्चन तक बिल्कुल से करेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको इनका ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा आपको विश्वास नहीं होता, इससे पहले जो पेपर हुए थे 22 जनवरी 12 फरवरी का, उनका एग्जाम का रिजल्ट देखना, उनका एग्जाम का रिजल्ट देख लेना, उनके पेपर देख लेना है दोस्तों। इनसे पहले जो मैंने क्लास की थी आपकी 10 से 11 क्लास, आप उनको देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी भाई बहन की जो है जिन्होंने भी हमसे स्टडी की थी उनकी 90% से नीचे नहीं बनी है। मैंने बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका जो रिजल्ट था उनको भी मैंने निकाल के दिखाया था, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख लेना। ठीक है, बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक प्रोजेक्टर को अगर आपने PC से कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर HDMI और BG केबल दोनों लगती है। HDMI की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। बात करें VGA केबल जो होती है इसका भी यूज इसमें आता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही इसके अंदर काम आती है।
ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर आप इनको बार बार पढ़ते रहोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा, हमेशा ध्यान रहेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएस आउटलुक 2010 के अंदर अकाउंट सेटिंग में आप चेंजेस करना चाहते हो तो दोस्तों आप वहाँ पर POP3 का इस्तेमाल कर सकते हो। POP3 का इस्तेमाल किस में किया जाता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके पास मेल वगैरह आते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, यानी कि POP3 प्रोटोकॉल के थ्रू आपके पास जितनी भी मेल्स वगैरह होती है वो आती है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होती है इसका फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको बता दिया है। बात करें यहाँ पर SMTP, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों इससे आपके जितने भी मेल जाते हैं उसका काम आता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहाँ पर फॉलो हो रहा होता है। ठीक है। बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन सी की, तो बिल्कुल एनक्रिप्शन SSL तकनीक में वहाँ पर काम आते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा के तहत आपका अपराध माना जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप भारतीय IT एक्ट, IT की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर IT एक्ट 2000 के तहत अगर कंप्यूटर सोर्स के साथ अगर आपने छेड़छाड़ की है तो दोस्तों आपको यहाँ पर धारा 65 के तहत क्या किया जाता है? अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इनके ऑप्शन जो बी है वो उसका करेक्ट आंसर है। आप इनको ध्यान डायरेक्ट रखना है, इसके अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे जो पूछा है कि मेलिंग शिष्टाचार में से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप एक अच्छा मेल किसे कह सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मेल करने से, यानी कि किसी को फॉरवर्ड करने से पहले आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि बिल्कुल वेरीफाई मेल है कि नहीं है, यानी कि कोई फ्रॉड यानी कि स्पैम मेल तो आपके पास नहीं आया, तो बिल्कुल करना चाहिए। मेलिंग शिष्टाचार का एक क्या होता है, प्रकार होता है। बात करें ऑल कैप्स लॉक अक्षर का उपयोग करना चाहिए, यानी कि सारे कैपिटल अक्षरों का अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो कोई जरूरी नहीं है, ये कोई मेलिंग शिष्टाचार नहीं होता। ऑप्शन जो बी है वो गलत है। बात करें यहाँ पर रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर उपयोग करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बात करें यहाँ पर एक ही मेल के अंदर बहुत से विषयों पर चर्चा करें, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो अलग अलग मेल के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, यानी कि आप वहाँ पर मेल भेज सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रेडियंट फिल क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो भी अगर आपने स्लाइड ले रखी है उसके अंदर क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कलर आप वहाँ पर चूज कर सकते हो, उस कलर की वो क्या हो जाएगी, आपकी स्लाइड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से सही का आपको चयन करना है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया राजस्थानी ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए, उसके अंदर आपको राजस्थानी साइन, ई कॉमर्स के लिए उसके अंदर आपको राजस्थानी गवर्नमेंट्स, डिजिटल स्टोरेज के लिए उसके अंदर आपको राजस्थानी वॉलेट, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि राजस्थानी वॉलेट का इस्तेमाल क्या कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए करा जाता है। राजस्थानी ज्ञान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये शिक्षा से क्षेत्र से रिलेटेड स्कूल के लिए पोर्टल होता है जो राजस्थान का गवर्नमेंट क्या होता है पोर्टल होता है। बात करें राजस्थान ई साइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि उसके नीचे क्या होता है, एक हरे कलर का करेक्ट का यानी कि सही का निशान आता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, राजस्थान ई साइन कहलाता है, डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है, डिजिटल सिग्नेचर कहला जाता है। राजस्थान ई गवर्नमेंट्स में क्या होता है, जितनी भी आपकी जॉब वगैरह होती है ये सारी चीज़ें किस में आती है, राजस्थानी गवर्नमेंट से आती है। एंड दूसरा राजस्थानी वॉलेट का आपको पता ही चल गया होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे जो पूछ रहा है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पहले वाली क्लास ली होगी मैं गारंटी देता हूँ कि उनका एक का भी गलत नहीं होगा। पहले बता रखा था पैन कार्ड जो अगर आपको कहीं भी दिख गया यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना PNR और पैन कार्ड दोनों अलग अलग होते हैं। PNR नंबर आप टिकट की जब ट्रेन की जब टिकट कराते हो तो अब आपको मिलता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, आपसे पूछा जा सकता है परमानेंट अकाउंट नंबर जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि PN जब भी विज्ञान की पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ भी काम हुआ था दोस्तों आपको यहाँ पर NSDL पे जाना पड़ेगा। जब आपको वोटर सर्विसेज से रिलेटेड होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर NVSP पे जाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड से संबंधित है तो दोस्तों आपको यहाँ पर UIDAI पे जाना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों IRCTC पर आप जानते होंगे क्या होता है कि ये आपका इंडियन रेलवे क्या होता है ऐप होता है जहाँ पर आप अपनी जो टिकट वगैरह है वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मोबाइल कनेक्शन के लिए वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए
खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपना जो मोबाइल कनेक्शन है, यानी कि अगर आप मोबाइल का डाटा अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको वहाँ पर हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल के अंदर और जो अपना लैपटॉप होता है उसके अंदर हॉटस्पॉट कनेक्ट हो सकता है। बात करें यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर यूएसबी लगाकर वहाँ पर आपको थ्रेडिंग ऑन करनी पड़ेगी, यानी कि हॉटस्पॉट थ्रेडिंग वहाँ पर जैसे आप ऑन करोगे तो आपका जो मोबाइल का जो इंटरनेट होगा वो किस में काम करने लग जाएगा, आपका कंप्यूटर के अंदर काम करने लग जाएगा। एंड दोस्तों केबल के थ्रू भी आप जो है वहाँ पर मोबाइल से इंटरनेट चला सकते हो। बात करें ऑप्शन जो यहाँ पर यहाँ पर बात करें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड दोस्तों जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया होगा उन सबको पता होगा। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपने रास्ते की खोज के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। आपको ये जनरल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि आप यहाँ पर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बाकी बाकी सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे बोल रहा है कि अगर आपके पास जो भी एंड्रॉइड मोबाइल है, आपके पास कौन सा इसके अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन है, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर डायल पैड के अंदर स्टार हैज़ 1 2 3 हैज़ यहाँ पर दबाना पड़ेगा। जैसे इसको दबाओगे देन आपके जो मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर का वर्जन होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने में किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जीमेल का जो संदेश भेजता है उसमें जो अधिकतम जो फाइल जा सकती है वो आपके यहाँ पर 25 MB तक की जा सकती है। अगर आपको 25 MB से ऊपर की फाइल भेजनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपके जो जो फाइल होती है वो सामने वाले तक पहुँचती है। दोस्तों वहाँ से जो भी आपने उनको डाटा भेजा वो वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रोसेस चलता है। बात करें यहाँ पर गूगल जीमेल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर केवल और केवल 25 MB तक की साइज की फोटो भेज सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप शेप आउटलाइन फीचर जो होता है वो आउटलाइन कलर 7211 विड्थ के अंदर बदल जाता है, इनके ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट मैं अगर चार्ट बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर डाटा सीरीज चाहिए होगी, उसके अंदर डाटा लेवल्स चाहिए होंगे, उसके अंदर ग्रेड लाइन चाहिए होंगी, तब आप जो है किसी भी प्रकार का चार्ट बना पाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको नॉर्मल से क्वेश्चन थे आपको पता होगा, ठीक है। बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। जब भी आपको यहाँ पर एरियल दिख जाए, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन दिख जाए, कैलिबरी दिख जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना FONTS यानी कि फॉन्ट्स होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि नारद क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, एरियल क्या होता है, तो दोस्तों कैलिबरी क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सारे फॉन्ट्स होते हैं। दोस्तों इनको क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये एक फॉन्ट होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी कंप्यूटर के अंदर विनवर्ड वगैरह चलाया होगा तो दोस्तों वहाँ पर आप देख लेना फॉन्ट का नाम होता है कैलिबरी होता है जनरली, लेकिन वहाँ पर एरियल भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो यूज में लेते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी था उस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेव का मिलता है, एक सेव एज का मिलता है। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा काम आता है। तो दोस्तों आपको बता दूँ सेव फाइल में क्या होता है, जैसे अगर आप वहाँ पर सेव का ऑप्शन दबाते हो, जैसे अगर आपके पास कोई फाइल खुली हुई है राहुल अग्रवाल के नाम से, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करते हो तो दोस्तों एंड अगर आप वहाँ पर Ctrl+S दबाते हो तो आपका वहाँ पर जो फाइल जमा होगी वो सेव के अंदर हो गया, यानी कि उसी फाइल के अंदर चेंजेस हो गया है। अगर आप उस फाइल को चेंज करने के बाद में किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एज का क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन दबाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हो, एक खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन था आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि सिक्योर सील का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिक्योर सील क्या करते हैं, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया एक वैध वेबसाइट क्या होती है, एक सिक्योर वेबसाइट क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आप पहले बताया था, जब HTTP के पीछे अगर एस लिखा जाए तो दोस्तों वो क्या होती है, एक सिक्योर वेबसाइट होती है। उसके साथ में एक पैडलॉक का चिन्ह होता है, यानी कि ताले का निशान होता है, वो एक क्या होती है, सिक्योर वेबसाइट होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा होगा सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या होता है। जब सिस्टम क्रैश वगैरह हो जाता है तो दोस्तों आप अपना बैकअप ले सकते हैं, यानी कि वापस जो फाइल आपकी खो गई है उनको पुनः स्थापित कर सकते हो, उन्हें वापस ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात करिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करिए सबसे पहले जो फुल फॉर्म दिया वो आपको बोल रहा है अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर अवेलेबल ई
प्रोक्योरमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर दिया आपको ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इसका खास इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने आधार कार्ड से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका AEPS का क्या किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है, यानी कि AEPS प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है। जब भी आप अपने आधार कार्ड से अगर आप अपना बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अपने जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है इस्तेमाल कर पाओगे, यानी कि आधार कार्ड से पैसे निकल पाओगे। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, मैं आपसे को जीरो से लेकर क्या यहाँ पर सीधा 30वें क्वेश्चन तक आ चुका है दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको RSIT से रिलेटेड ऐसा कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों आपको जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, अगर आपको इनमें से यानी कि इन 35 में से अगर आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन में सही हो रहा है, तो दोस्तों आपकी ये मान लेना कि आपके यहाँ पर 80% अबव बनेंगे। एंड दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यहाँ पर केवल 10 से 11 क्लासेज जब आपका एग्जाम होगा उस दिन तक अगर आप इन 10 से 11 क्लासेस को देख जाओगे, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 90% अबव आराम से बनेगी। इसके अंदर कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, आप अपने फ्यूचर के लिए इतना तो कर ही सकते हो। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पर लिखा मिल जाए कई बार मिटाकर लिखने में काम आता है, तो दोस्तों मतलब क्या होता है कि आप उसको इरेज कर रहे हो फिर वापस उसको लिख रहे हो, यानी कि इरेज कर रहे हो फिर लिख रहे हो। यानी कि बात करें यहाँ पर रीडेबल एंड राइटेबल, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो उसको, राइटेबल यानी कि लिख भी सकते हो उसके अंदर। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है DVD की। RW की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल राइटेबल, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल राइटेबल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्निपिंग टूल में नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिया है, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयतकार आकृति बना सकते हो, इसके अंदर आपको पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो, इसके अंदर आपको ईमेल का अटैचमेंट को डिलीट कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन डी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे काम जो है वो आप स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। आपकी जैसे कोई विंडो खुली हुई है, अगर आप इसको 4 भागों में बांटना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट जो होता है वो आप लेने के लिए स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हो, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। मैंने आपको इसके साथ में इसका जो वर्क होता है वो बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप अपना पासवर्ड दिखा दोगे और गलती से किसी ने देख लिया, तो दोस्तों वो आपका अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। बात करें यहाँ पर CVV नंबर दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी नहीं दिखाना चाहिए। CVV नंबर क्या होता है मैंने आपको पहले वाली क्लासेस के अंदर पूरा क्लियर कर रखा है, आप उनको देख लेना। बात करें यहाँ पर भुगतान से पहले भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके हम बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है HTTPS एंड OTP का उपयोग करना चाहिए। HTTPS का मतलब मैंने आपको बता दिया एक सिक्योर वेबसाइट का, और OTP वन टाइम पासवर्ड, यानी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपके पास यहाँ पर OTP आना चाहिए, तभी आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ताकि आपके यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट वगैरह करते हो तो आपका एक सिक्योर ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो सके, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मोबाइल के भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। इसके बाद बात करें फ्री चार्ज जो होता है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होती है जो पेटीएम फोन पे गूगल पे की तरह काम करते हैं। पेटीएम बिल्कुल होता ही है। स्टेट बैंक बड़ी जो होता है वो SBI बैंक का क्या होता है, एक ऐप है जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल क्या मशीन होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो दोस्तों आप एक मशीन आती है जिसपे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यानी कि कोई सा भी कार्ड हो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो कार्ड स्वैप करके। तो दोस्तों वो जो मशीन होती है उसको बोल जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कि POS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों आप इसको लिख लेना या याद रख लेना। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आती है, लेकिन मोबाइल वॉलेट का किसी भी प्रकार से उदाहरण नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर कार्य नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है USSD, उसके अंदर दिया आपको MOOC, उसके अंदर दिया है NPTEL, उसके अंदर दिया आपको
यहाँ पर स्वयं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है USSD, ये जो होता है ये इनकरेक्ट हो गया। MOOC के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। स्वयं जो होता है वो एक क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल होता है, जो कि आपके 2020 में, यानी कि 2020 के बाद में जब लॉकडाउन चल रहा था तब इसको लॉन्च किया गया था। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका वो ये क्लास खत्म हो जाएगी। एंड दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने नीचे में दिख रहा होगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है। उसके अंदर अपने फॉलोअर्स को संदेश पर रीट्वीट कर सकता है। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। उसके अंदर दिया ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर पहले जो शब्द लिमिट थी, अगर आप कोई भी ट्वीट करते हो तो दोस्तों यहाँ पर 140 अक्षरों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो है ये बढ़ाकर 10,000 तक कर दी है ये, यानी कि 10,000 तक आप अपने जो अपना जो ट्वीट है वो कर सकते हैं। 10,000 वर्ड के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्वीट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही लिमिट बढ़ा दी गई है। यानी कि ऑप्शन ये तो बिल्कुल कर सकते हो, अपने फॉलोअर्स के संदेश को रीट्वीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर किसी विषय का हैशटैग बना सकते हो। उसके अंदर ऑप्शन जो डी दिया वो दिया ये सभी। तो बिल्कुल ये सारे कार्य क्या कर सकते हो आप ट्विटर के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके RSIT के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको RSIT की एग्जाम से रिलेटेड बताया है। एंड दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट के लिए। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देख लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट RSIT वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।